नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं खौफनाक मंजर का ये एपिसोड। आज के एपिसोड में हम एक ऐसी वारदात को लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपकी रूहें कांप जाएगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं निर्भया कांड, जिससे पूरा देश जल उठा था। तो देखिए एक रिपोर्ट कि 16 दिसंबर 2012 की वो काली रात की घटना जिसे सुनकर आपकी भी रूहें कांप जाएगी। जख्म तीखे लगे, रूह चिल्ला पड़ी, दर्द उनको हुआ, घाव हमको लगे। दरिंदगी की इम्तिहान थी, दर्द भी सिसक रहा था। जख्मों से भरी थी सांसें और जिंदगी के साथ घुमर रहा था मौत का साया। लेकिन वो जीना चाहती थी, अपनी टूटी सांसों को सहेज कर वो लड़ना चाहती थी, अपनों के लिए वो जीना चाहती थी। संघर्ष लंबा था, जख्म गहरा था और फिर पूरे 13 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद जिंदगी हार गई। एक प्यारी सी मासूम सी लड़की नहीं रही। खामोशी अब भी रो रही है, चुप्पी दर्द का हिसाब मांग रही है, क्योंकि जो जख्म दिल पर लगी है वो जिंदा है, वो जख्म जिंदा है। 16 दिसंबर 2012 दिल्ली के चेहरे पर एक बदनुमा दाग की तरह ठहरी हुई ये वारदात आज भी उतना ही दिल दहला देने वाली है जितनी 7 साल पहले थी। उस रात एक चलती बस में 5 बालिग और एक नाबालिग ने जिस तरह से निर्भया के साथ हैवानियत का खेल खेला वे बेहद ही शर्मनाक था। आज वक्त के जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें आने वाला पल किस शक्ल में हमारे सामने आएगा कोई नहीं जानता। हाँ, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना ही कि आने वाले पल के कदमों की आहट को जरूर भांप सकते हैं, मगर आने वाले वक्त की नियत क्या है ये तभी जाना जा सकता है जब हम अपने आंख और कान खुले रखें। आज से ठीक 7 वर्ष पहले घटा एक दर्दनाक हादसा दिल्ली के चेहरे पर एक बदनुमा दाग की तरह बन गया। उस रात एक चलती बस में 5 बालिग और एक नाबालिग दरिंदे ने 23 साल की निर्भया के साथ हैवानियत का जो खेल खेला उसे जानकर हर देशवासी का कलेजा कांप उठा। वह युवती पैरामेडिकल की छात्रा थी। निर्भया फिल्म देखने के बाद अपने पुरुष मित्र के साथ बस में सवार होकर मुनिरका से द्वारका जा रही थी। बस में उन दोनों के अलावा सिर्फ 6 लोग थे जिन्होंने निर्भया के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने निर्भया के मित्र को इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया। निर्भया बस में अकेली और मजबूर थी। बस दिल्ली की सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। रात का अंधेरा घना होता जा रहा था। अब वे सारे दरिंदे निर्भया पर टूट पड़े। निर्भया उन दरिंदों से अकेली जूझती रही। उसने देर तक उन वहशी दरिंदों का सामना किया, लेकिन वो हार चुकी थी। उन सब ने निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार किया। यही नहीं, उनमें से एक ने जंग लगी लोहे की रड से निर्भया को, जो मैं आपको बता नहीं सकता, इस हैवानियत की वजह से निर्भया की आंतें शरीर से बाहर निकल आई। खून से लथपथ लड़की जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। बाद में उन शैतानों ने निर्भया और उनके साथी को दक्षिण दिल्ली के महिपालपुर के नजदीक बसंत विहार इलाके में चलती बस से फेंक दिया था। आधी रात हो चुकी थी। किसी ने पुलिस को खबर दी कि बसंत विहार इलाके में एक युवक और युवती बेहोश पड़े हैं। सूचना मिलने के साथ ही पुलिस हरकत में आ गई। पीड़ित लड़की को नाजुक हालत में दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला तब तक मीडिया की सुर्खियों में आ गया।
पूरे देश में इस खबर को देख रहा था। लड़की के साथ हुई दरिंदगी को जानकर हर कोई गुस्से में था। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर आवाज उठने लगी। घटना के विरोध में अगले ही दिन कई लोगों ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक और ट्विटर के जरिए अपना गुस्सा जाहिर करना शुरू किया। लोग गुस्से में थे। मीडिया पल पल की खबर दिखा रहा था। घटना के 2 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि आरोपी बस ड्राइवर को सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया और उसका नाम राम सिंह बताया गया। बाद में दिल्ली पुलिस के तत्कालीन आयुक्त नीरज कुमार ने मीडिया को संबोधित किया और जानकारी दी कि इस मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया था कि जिस बस में सामूहिक दुष्कर्म किया गया था वह यादव लिखा हुआ था और ये बस दक्षिण दिल्ली में आरके पुरम सेक्टर 3 से बरामद कर ली गई। हालांकि सबूत मिटाने के लिए बस को धो दिया गया था। बस के ड्राइवर राम सिंह ने पुलिस के सामने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। मंगलवार 18 दिसंबर 2012 को ही इस मामले की गूंज संसद में सुनाई पड़ने लगी थी, जहां आक्रोशित सांसदों ने बलात्कारियों के लिए मृत्यु दंड की मांग की। तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने संसद को आश्वासन दिलाया था कि राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इस बीच पीड़ित लड़की की हालत नाजुक होती जा रही थी। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। सड़कों और सोशल मीडिया से उठी आवाज संसद के रास्ते सड़कों पर पहले से ही कहीं अधिक बुलंद होती नजर आ रही थी। दिल्ली के साथ साथ देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा था कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो पीड़ित लड़की को देखने जा सके। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सफदरगंज अस्पताल जाकर पीड़ित लड़की का हाल चाल जाना। निर्भया की हालत संभव नहीं लग रही थी, लिहाजा उसे सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। 29 दिसंबर को निर्भया ने रात के करीब 2:15 बजे वहां दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। मामला कोर्ट में चल रहा था। पुलिस ने मामले में 80 लोगों को गवाह बनाया। सुनवाई हो रही थी, मगर इसी बीच 11 मार्च 2013 को आरोपी बस चालक राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली। हालांकि राम सिंह के परिवार वालों और उसके वकील का मानना है कि जेल में उसकी हत्या की गई थी। इस जघन्य अपराध में शामिल नाबालिग दोषी को बाल सुधार गृह में 3 साल गुजारने के बाद 20 दिसंबर 2015 को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। साथ ही उसे कड़ी सुरक्षा के बीच एक गैर सरकारी संगठन की देखरेख में रहने के लिए निर्देशित किया गया। निर्भया कांड के बाद कानून तक में बदलाव किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 सितंबर 2013 को चारों बालिग आरोपियों को दोषी करार दिया और 13 सितंबर 2013 को उसे मौत की सजा सुनाई गई। आरोपियों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 जनवरी 2014 को फैसला सुरक्षित रखा और 13 मार्च 2014 को निचली अदालत द्वारा चारों बालिग आरोपियों को सुनाई गई मौत की सजा पर मुहर लगा दी। आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में मौत की सजा को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च 2017 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को वह ऐतिहासिक फैसला दिया जिसका पूरे देश को इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने भी चारों बालिग आरोपियों को मौत की सजा को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने चारों आरोपियों की मौत की सजा को सुना दी, लेकिन दोषियों में से एक मुकेश कुमार ने 9 नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की। मुकेश ने मौत की सजा बरकरार रखने के लिए निर्णय पर फिर से विचार का अनुरोध किया गया।
3 फरवरी 2017 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों की मौत की सजा पर फिर से सुनवाई होगी। 27 मार्च से सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। फिर 5 मई को चारों दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया कांड को सदमे की सुनामी और दुर्लभ से दुर्लभतम अपराध करार दिया। 8 नवंबर एक दोषी मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की। 12 दिसंबर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में मुकेश की याचिका का विरोध किया और 15 दिसंबर अभियुक्त विनय शर्मा और पवन कुमार गुप्ता ने अपनी मौत की सजा पर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। फरवरी 2019 पीड़िता के माता पिता ने चारों दोषियों को मौत की सजा दिए जाने के लिए वारंट जारी करने की खातिर दिल्ली की अदालत का रुख किया। 10 दिसंबर 2019 चौथे अभियुक्त अक्षय ने उच्चतम न्यायालय में अपनी मौत की सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की। 13 दिसंबर 2019 पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट में दोषी की पुनर्विचार याचिका का विरोध किया। 19 दिसंबर 2019 दिल्ली हाई कोर्ट ने पवन कुमार गुप्ता की अर्जी खारिज की, जिसमें उसने अपराध के समय खुद के किशोर होने का दावा किया था। 6 जनवरी 2020 दिल्ली की एक अदालत ने पवन के पिता की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें घटना के एकमात्र चश्मदीद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई। 7 जनवरी 2020 दिल्ली की अदालत ने चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दिए जाने का आदेश जारी किया। 14 जनवरी 2020 सुप्रीम कोर्ट ने 2 दोषियों विनय शर्मा और मुकेश कुमार की सुधारात्मक याचिका को खारिज कर दिया। मुकेश कुमार ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल की, लेकिन 17 जनवरी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुकेश की दया याचिका को अस्वीकार कर दिया और उसे ठुकरा दिया। 25 जनवरी दया याचिका ठुकराए जाने के खिलाफ मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और 28 जनवरी सुप्रीम कोर्ट में जिरह हुई फैसला सुरक्षित रखा गया। 29 जनवरी दोषी अक्षय कुमार ने सुधारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी मुकेश कुमार सिंह की दया याचिका खारिज करने के राष्ट्रपति के आदेशों को चुनौती देने वाली अपील को ठुकरा दी। 30 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ने अक्षय कुमार सिंह की सुधारात्मक याचिका खारिज की। 31 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन कुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने अदालत के उस फैसले की समीक्षा की अपील की थी जिसमें उसके नाबालिग होने के दावे को खारिज कर दिया गया था। नया डेथ वारंट जारी करने को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह ने बताया कि गुरुवार को होने वाली सुनवाई को लेकर उन्हें तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से कोई नोटिस नहीं दिया गया। इस पर तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि नोटिस 4 मार्च को ईमेल कर दिया गया था। आपको ये भी बता दें कि निर्भया कांड के चारों दोषियों के खिलाफ चौथी बार डेथ वारंट जारी किया गया है। इससे पहले 3 मार्च को फांसी देने का आदेश दिया गया था, लेकिन दोषी पवन की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित होने की वजह से इस दिन फांसी नहीं दी जा सकी। पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप मामले के चारों दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी किया है। अब इनको 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे फांसी पर लटका दिया जाएगा। बात इतना ही तक नहीं थमा। इस केस में एक और नया मोड़ आया। मीडिया में 17 मार्च को एक और खबर आई कि निर्भया के दोषी अक्षय की पत्नी ने
कोर्ट में तलाक की मांग करते हुए कहा कि मैं विधवा की जिंदगी जीना नहीं चाहती, इसलिए मुझे तलाक चाहिए। इसकी सुनवाई 19 मार्च को होनी है। क्या 20 मार्च को होने वाली फांसी से भी बच जाएगा निर्भया के हत्यारे? कि आज भी निर्भया जैसे कई दामिनी है जो सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे संगीन कुकर्म करने वाले के अंदर दहशत होगी और शायद फिर से किसी और निर्भया के साथ ऐसा हैवानियत न हो। जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहता हूं उस ऊपर वाले खुदा से कि यह खुदा, मुझे नफरत है तुझसे और तेरी खुदाई से। ऐसा नहीं है कि यह घिनौना हादसा पहली बार हो रहा था। हवस और हैवानियत का खेल गंदा पहली बार हो रहा था। निर्भया, दामिनी, जैनब, आसिफा, कितनों के नाम गिनाऊं तुझे? हर 15वें मिनट पर शर्मसार यहां इंसानियत बार बार हो रहा था। और अंततः 20 मार्च 2020 को निर्भया के चारों दोषियों को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया और निर्भया को इंसाफ मिला। इस इंसाफ में उसकी मां ने एड़ी चोटी लगा दी और अंततः उसकी जीत हुई। तो आज के खौफनाक मंजर में इतना ही। मिलेंगे फिर से एक और एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे। तो मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।